Hello guys, welcome again back to Crazy, that is concept revision anytime, anywhere for JEE Mains, JEE Advanced and other engineering entrance examinations as well as examinations like NEET, MST, CET, WBJE, COMEDGE and all the entrance examinations that you will be गिविंग हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स रन कर रहे हैं जिसके अंदर हमने सक्सेसफुली E1 कंप्लीट कर लिया, E2 रिएक्शन कंप्लीट कर लिया, E1 CB EI पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर एंड ऑल रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर के आप जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियोस को देख सकते हैं या फिर आपकी यूट्यूब के स्क्रीन पे ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आई बटन में सारी वीडियोस आ गई होगी, आप वहां से भी जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को देख सकते हैं जो भी हमने रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट करा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स चल रहा है, काफी अमेजिंग सीरीज आने वाली है, तो अगर आप नए हैं तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है बच्चों हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एज वेल एज हेलो एरीन्स। इस चैप्टर को बच्चों एल्काइल एराइल हैलाइड के नाम से भी जाना जाता है, इस नाम से जाना जाता है एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स। ठीक है, एल्काइल एराइल हैलाइड्स भी कोई कोई बुक्स में इसको बोल देते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ, क्या है हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ, हेलोजन डेरिवेटिव किस चीज का, एलिफेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एज अल्काइल एंड अराइल हैलाइड रेस्पेक्टिवली। जो आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है ना बच्चों, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के जो हेलोजन डेरिवेटिव होंगे उनको बोलेंगे अल्काइल हैलाइड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के जो हेलोजन डेरिवेटिव होंगे उनको बोलेंगे हम अराइल हैलाइड। राइट, अब होते कैसे हैं देखो, अगर आपने लिया सपोज RH जो एलिफेटिक है, इसमें से H हटा के इसमें X डाला तो RH जो कि बनेगा हेलो एल्केन, जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन था उसका हेलोजन डेरिवेटिव। राइट, ये है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसको लिखते हैं ARH, इसमें से H हटा के X जोड़ेंगे तो ये बनेगा ARX, इसको बोलते हैं हेलो एरीन। जो आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन था उसमें से H हटा के और उस पे हेलोजन सब्स्टिट्यूट किया है तो उसको आपने बोला हेलो अरीन। राइट बच्चों, आगे चलते हैं। ये तो हो गया हेलो एल्केन हेलो एरीन का बेसिक डेफिनेशन। आगे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच, उनमें कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच हो रखे हैं। जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन है उनको आप क्लासिफाई करते हो एज मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन डेरिवेटिव एंड ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, जो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव उनमें होते हैं एक एक्स लगा होता है, डाई हेलोजन में 2 लगे होते हैं और ट्राई हेलोजन में 3 एक्स लगे हुए होते हैं। मोनो हेलोजन डेरिवेटिव का एग्जांपल जैसे CH3 CH2X, एक हेलोजन डेरिवेटिव इसके अंदर आपके पास बच्चों लगा हुआ रहेगा। ओके, डाई हेलोजन डेरिवेटिव में जो बच्चों को एसेंशियल चीज याद रखनी होती है जो कि बच्चों को याद नहीं रहती है वो है आपके पास बच्चों विसिनल डाइहैलाइड और जेमिनल डाइहैलाइड। जब आपके डाई हेलोजन डेरिवेटिव में जो दो हेलोजन एटम्स हैं अगर वो दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे है, डिफरेंट लेकिन एडजेसेंट पे है, इसका मतलब वो विसिनल डाइहैलाइड होता है। और अगर सेम पे दोनों लगे हैं तो वो जेमिनल डाइहैलाइड होता है। Two halogen atom on same carbon atom are called as geminal dihalide and an adjacent carbon atom are called as vicinal dihalide। इसको याद रखने का बच्चों तरीका है SGDV। What is SGDV? SGDV is nothing, it's सस्ता जैम देना विराट को। हमने ऐसे याद किया था जेई प्रिपरेशन में, सस्ता जैम देना विराट को। सस्ता में S मतलब सेम, G में जेमिनल, देना में D मतलब डिफरेंट एंड विराट में विसिनल। इसका मतलब अगर सेम कार्बन पे है तो जेमिनल होगा और अगर डिफरेंट मतलब एडजेसेंट कार्बन पे है तो विसिनल होगा। ठीक है, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव का एक एग्जांपल कुछ इस तरह का होता है बच्चों, CH2X CHX CH2X, आपके पास कितने हेलोजन, 3 हेलोजन डेरिवेटिव इसके साथ अटैच रहेंगे। मोनो हेलोजन डेरिवेटिव जो बच्चों आपके हैं वो फर्दर क्लासिफाई होते हैं। जो पहला क्लासिफिकेशन बेस था वो तो इस पे बेस था कि कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम उनके पास है। ये बेस्ड है कि जो हेलोजन एटम है वो अटैच किससे हो रखा है, जो हेलोजन एटम है वो अटैच किससे हो रखा है, जिस कार्बन से अटैच हो रखा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये इस चीज के ऊपर बेस्ड क्लासिफिकेशन है। तो देखो इस क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपका जो एलाइल एलाइड है, एलाइल एलाइड क्या होता है, हेलोजन एटम बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड इन एल्कीन। ये आपके एल्कीन का डबल बॉन्ड है, इसके जो नेक्स्ट आपका हेलोजन एटम, इसके जो नेक्स्ट आपका कार्बन एटम है उससे जो हेलोजन लगा हुआ होगा, इस पोजीशन को हम बोलते हैं बच्चों एलाइलिक पोजीशन। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, ये जो पोजीशन होती है ना ये वाली, इसको बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन, ALLYLIC एलाइलिक पोजीशन, इसको एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं। और इसको बोलते हैं हम अलाइल हैलाइड। इस तरह के एल्काइल हैलाइड को बच्चों बोलते हैं एलाइल हैलाइड, दैट इज sp3 नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद इसमें होता है बच्चों एल्काइल हैलाइड, किसी भी जनरल चेन की, किसी भी जनरल चेन के
अगर आपका जो हेलोजन एटम है किसी भी जनरल चेन में sp3 कार्बन पे अटैच हो जाता है, sp3 कार्बन एटम पे, तो बच्चों उसको हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। इसके अंदर आप एक चीज याद रखना, ये आइसोप्रोपाइल हैलाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, CH3CH CH3X, ठीक है, मैंने ऐसे ही लिख दिया जस्ट फॉर एग्जांपल याद रखने के लिए। उसके बाद बच्चों होते हैं विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं, जिनके अंदर जो आपका हेलोजन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एल्कीन, जो एल्कीन का डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उससे जुड़ जाते हैं, उनको हम बच्चों बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एल्कीन, उनको हम बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। और जो अराइल हैलाइड होते हैं वो भी एक तरह के विसिनल डाइहैलाइड्स ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे जो आपके अराइल हैलाइड्स होते हैं ना, जो आपके अराइल हैलाइड होते हैं उनके अंदर भी, उनके ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा इसका, उनके अंदर भी ये sp2, ये C डबल बॉन्ड C बॉन्ड से जस्ट X जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसको जो है, इसीलिए इसको हम विनाइल हैलाइड की कैटेगरी में रखते हैं अराइल हैलाइड को। अब बच्चों को डिफरेंस समझ नहीं आता विनाइल हैलाइड और जो हमने पढ़ा अलाइल हैलाइड। अलाइल हैलाइड में क्या था कि जो आपके पास हेलोजन एटम अटैच था ना बच्चों, वो हेलोजन एटम आपका डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन है उससे अटैच हो रखा है, जबकि विनाइल हैलाइड के अंदर जो आपका हेलोजन एटम है डबल बॉन्ड वाले sp2 कार्बन से अटैच्ड है, उसमें sp3 कार्बन से अटैच्ड था, तो ये मेजर डिफरेंस आपको याद रखना है। उसके बाद बच्चों आता है आपके पास बेंजाइल हैलाइड। देखो बेंजाइल हैलाइड क्या होता है, जो आपका X है ना वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग होता है, उसको हम जो है बेंजाइल हैलाइड बोलते हैं, और उस पोजीशन को हम बेंजाइलिक पोजीशन बोलते हैं। जैसे अगर आपके पास ये बेंजीन रिंग हो गई, इससे जस्ट नेक्स्ट जो sp3 कार्बन होगा उससे अटैच्ड हेलोजन को हम इस स्ट्रक्चर को हम बेंजाइल हैलाइड बोलते हैं, राइट, बेंजाइल हैलाइड। जैसे हैलाइड का मतलब हो गया, जैसे फ्लोराइड है तो बेंजाइल फ्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल ब्रोमाइड एंड बेंजाइल आयोडाइड, और इस पोजीशन को बच्चों बोला जाता है बेंजाइलिक पोजीशन। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी के अंदर रहता है और जनरली बोर्ड एग्जाम्स और नीट वगैरह में पूछ लेते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सेस क्लोरीन इज पास थ्रू हॉट बॉइलिंग टॉलिन। हॉट बॉइलिंग टॉलिन से जब आपने एक्सेस क्लोरीन पास किया तो क्या होगा। ये आपके पास ये स्ट्रक्चर जो होता है टॉलिन का होता है, बेंजीन पे CH3, इस पे से आपने Cl2 डाला, हॉट बॉइलिंग है मतलब HCl, यहाँ से जो होगा एक हाइड्रोजन निकलेगा, हॉट है मतलब पेरोक्साइड होगा, अभी आगे समझ में आएगा, यहाँ से एक निकलेगा तो एक CH2Cl निकलेगा, ये बन जाएगा आपका बेंजाइल क्लोराइड। एज स्टेटेड अबव, बेंजीन के जस्ट बाद जो sp3 कार्बन है उससे क्लोरीन लग गया, फिर एक Cl2 डाला, क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास एक्सेस क्लोरीन है, तो एक और H हटेगा यहाँ से और एक Cl और लग जाएगा, इसको बोलते हैं बच्चों बेंजल क्लोराइड। जब बेंजीन के ऊपर sp3 कार्बन पे सीधा दो हेलोजन अटैच हो जाएंगे उसको बोलेंगे बेंजल हेलाइड या बेंजल क्लोराइड। फिर एक और Cl2 डाला क्योंकि आपके पास Cl2 एक्सिस में था, तो जब तक सारे H जाएंगे नहीं CCl3 इसमें डालोगे तो ये बन जाएगा बेंजो ट्राइक्लोराइड, इसको बोलते हैं बेंजो ट्राइक्लोराइड, ठीक है बच्चों। अब इसमें और Cl नहीं डाल सकते, और Cl क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि और H है ही नहीं निकालने के लिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये बेंजीन का H है, अरे बच्चों अगर ये बेंजीन का H निकल जाएगा तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी, जो कि हमें नहीं करनी है, हमको इजीली निकलने वाले H निकालने हैं, जो कि आपकी टॉलिन के 3 हाइड्रोजन वाले H थे, वो आसानी से निकलते गए एक एक करके। तो पहले बना बेंजाइल क्लोराइड, देन बेंजल क्लोराइड, देन योर बेंजो ट्राइक्लोराइड। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। आपको एक चीज याद रखनी है, जो CX बॉन्ड होता है एल्काइल हैलाइड में वो पोलर बॉन्ड होता है। पोलर बॉन्ड क्यों होता है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। जो कार्बन और हेलोजन होते हैं उनके बीच में क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है। तो CX बॉन्ड इन एल्काइल हैलाइड इज पोलर बॉन्ड ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इन CX। तो क्या होता है, कार्बन पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव, हेलोजन पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपको रिएक्शंस के अंदर याद रखने होते हैं, इस पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव। अब ये हो गया आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑर्डर्स एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं और एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको ये ऑर्डर्स याद रखने हैं। कुछ ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल ऑर्डर्स हैं, आपको समझ में आ जाएंगे अगर आप लॉजिक से इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या है, आपके पास दे रखा है CH3F CH3Cl CH3Br CH3I, इनका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है और इनका बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बता रहे हैं। तो देखो आप देखो, F है, Cl है, Br है और I है। आप इनको पीरियोडिक टेबल में कैसे लिखते हो, F फिर Cl फिर Br और फिर I ऐसे लिखते हो। तो अगर आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो बच्चों आपका साइज क्या हो रहा है,
डाउन द ग्रुप जाने पे आपका साइज इंक्रीज हो रहा है। अगर डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा। इसका मतलब CH3I का सबसे बड़ा होगा, फिर CH3Br, फिर CH3Cl, फिर CH3F। ये देखो, साइज इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, सो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। अब बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ में जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होता है उतना कम बॉन्ड एनर्जी होता है, और जितना कम बॉन्ड लेंथ होता है उतना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होता है। ठीक है, ये रिलेशन है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। आपको मैं इस पे स्टार मार्क कर देता हूं, हाईलाइटेड स्टार, तो आपको याद रखना है बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो देखो, CH3F का बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, सॉरी, CH3F का बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, तो इसका बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर CH3Cl, फिर CH3Br, फिर CH3I, जस्ट इस ऑर्डर का रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर था। इसमें डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर भी वो मैं आपको लिखवाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में, जब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ तो अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट है आपका बच्चों प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइल हैलाइड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आपकी रिएक्शंस के अंदर काफी ज्यादा काम आने वाला है, दैट इज प्रिपरेटरी मेथड। तो ये मैं कहूंगा कि प्रिपरेशन मेथड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझे और कॉन्सेंट्रेट करके इसको समझने की कोशिश करें कि प्रिपरेशन मेथड में हम 5 या 6 प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, देखते जाओ एक एक करके। सबसे पहला होता है बच्चों आपके पास फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन से आप बनाते हो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और पेरोक्साइड। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेरोक्साइड आपके जो आपकी जेईई और नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना बच्चों, उसके अंदर पेरोक्साइड का मैकेनिज्म सिर्फ जब जब यूज करना है जब आपको दिखता है हेल्प। व्हाट इज हेल्प? HELP, हेल्प मतलब हीट, इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइट और पेरोक्साइड। जब जब आपके पास हीट होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, लाइट होगा और पेरोक्साइड होगा, तब 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 आपके पास जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलेगा। ठीक है, जेई और नीट के लिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहां यूज करना है, तो उसके लिए है हीट, इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइट, पेरोक्साइड फॉर फ्री रेडिकल्स। तो आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कब कब यूज करना है? जब आपको क्वेश्चन में हीट दिखे, इलेक्ट्रोलाइसिस दिखे, लाइट दिखे या फिर पेरोक्साइड दिखे। ठीक है, तो जो आपके एल्केन्स से हम बनाते हैं फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड पेरोक्साइड। तो इसके अंदर वो स्टेप्स होते हैं जो 11th की एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वो एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। ठीक है, और अगर इंपॉर्टेंट आपको लगता है तो मैं उनका हाइड्रोकार्बन का जो रिवीजन सीरीज बनाऊंगा उसमें पढ़ा दूंगा। तो इसमें होगा क्या कि RH आपका एल्काइल हैलाइड हो गया, ये XX, ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा, ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा, इधर एक फ्री रेडिकल बनेगा X डॉट X डॉट और इधर बनेगा R डॉट H डॉट। इनकी रिएक्शंस होगी, फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा RH, जो कि हमको चाहिए एल्काइल हैलाइड, जो कि हमको चाहिए एल्काइल हैलाइड, जो हमारा निकल कर आ गया। राइट, अब इसके अंदर जो ये X2 मैंने यूज किया है, ये X2 क्या क्या हो सकता है? जो इसके अंदर मैंने X2 यूज किया है, दिस X2 कैन बी और F2Cl2Br2 और I2, कुछ भी हो सकता है। F2Cl2Br2 I2 कुछ भी हो सकता है। इनकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगी वो होगी F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2। जो आपका F के साथ रिएक्शन होता है फ्लोरीन के साथ, F2 के साथ, वो हाईली एक्सप्लोसिव और अनकंट्रोल्ड होता है, जबकि आयोडीन के साथ स्लो एंड रिवर्सिबल होता है। जबकि ब्रोमीन के साथ आपका रिएक्शन हाईली सेलेक्टिव होता है, अटैक्स ऑन मोर स्टेबल पोजीशन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो जनरली एल्काइल हैलाइड की प्रॉब्लम्स में आपको ज्यादातर फ्लोरीन और क्लोरीन दिखेंगे, सॉरी क्लोरीन और ब्रोमीन दिखेंगे। फ्लोरीन और आयोडीन आपको जनरली नहीं दिखते, क्योंकि इसके साथ रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होती है। इसको बनाने के एक या दो ही मेथड होते हैं, एल्काइल फ्लोराइड बनाने के, और एल्काइल आयोडाइड बनाने के भी एक या दो ही मेथड होते हैं, क्योंकि इसके साथ रिएक्शन जो होती है हाईली रिवर्सिबल होती है और बहुत स्लो होती है इस वजह से। जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन में देखा जाए तो ब्रोमीन हाईली सेलेक्टिव होता है, 3 डिग्री पे सबसे स्टेबल पोजीशन पे सबसे पहले अटैक करता है। ठीक है, अब इनके अंदर H रिप्लेसमेंट की ऑर्डर, क्योंकि ये जो जो हेलोजेंस होंगे, क्योंकि क्या होगा RH में से क्या होगा, -H होगा प्लस X होगा और RX बन जाएगा। इस तरह से रिएक्शंस होगी जो हमने स्टार्टिंग में देखा। तो H की रिप्लेसमेंट रेट क्लोरीन और ब्रोमीन में काफी डिफरेंट होती है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझना काफी जरूरी है। देखो, रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन इन RX ड्यूरिंग मोनोक्लोरिनेशन। जब आप मोनोक्लोरिनेशन कर रहे होंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन आपको निकालने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर मैं आपको ऐसे दूं, आपको दूं RCCC और C, ठीक है, RCC नॉट C, यहाँ पे कर लो H। ठीक है, तो ये आपका जो हाइड्रोजन है ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है। यहाँ पे अगर आपको हेलोजन लगाना है तो ऐसी मान लो R, अगर मैं आपके पास कर लेता R
सी और फिर दो हाइड्रोजन, जैसे मैं कर लेता आर सी और फिर एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, सॉरी एक हाइड्रोजन ऐसे और फिर एक कार्बन लगा देता इधर, एक और कार्बन आप लगा दो और इधर लगा दो H। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ऐसे 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो उनको रिप्लेस करने का जो ऑर्डर रहता है वो रहता है 3 डिग्री सबसे पहले रिप्लेस होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और उनकी जो रिलेटिव रेट होती है वो 5 3.81। इसका मतलब है कि 3 डिग्री के निकलने की जो रेट है इज 5 टाइम्स देन 2 डिग्री एंड इट्स सॉरी, अगर मान लो 1 डिग्री की रेट x है तो 2 डिग्री की 3.8x होगी और 3 डिग्री की 5x होगी, दैट इज 3 डिग्री 5 टाइम्स 1 डिग्री एंड 2 डिग्री 3.8 टाइम्स देन 1 डिग्री। तो ये रेट हो गया। अगर मान लो आपको 1 डिग्री हाइड्रोजन के निकलने की रेट दे रखी है 10, तो 3 डिग्री के निकलने की रेट हो जाएगी 50 और 2 डिग्री के निकलने की रेट हो जाएगी 38। समझ में आया? और बाकी जो नॉर्मल ऑर्डर होता है इनका मोनोक्लोरिनेशन का, वो होता है सबसे पहले बेंजाइलिक हाइड्रोजन निकलता है, फिर एलाइलिक, फिर एल्काइलिक, फिर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अगर आपको कंपेयर करने के लिए दे दिए खूब सारे हाइड्रोजन, तो आपको कैसे कंपेयर करना है? मान लो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर कि कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट इन मोनोक्लोरिनेशन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, और आपको 5 कंपाउंड दे दिए, एक बेंजाइल है, एक एल्काइल है, एक अलाइल है, एक 3 डिग्री, एक 2 डिग्री है। तो आपको इस ऑर्डर में उनको अरेंज करना रहता है, बेंजाइल सबसे पहले, फिर अलाइल, फिर एल्काइल, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीजन है फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी। इसका रीजन है फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा फ्री रेडिकल स्टेबल होगा उतना अच्छा प्रोडक्ट बनाने की टेंडेंसी रखेगा। तो फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी ऐसी होती है, इस वजह से ये हो रहा है। ठीक है। अगर आप देखोगे ड्यूरिंग मोनोब्रोमिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो ड्यूरिंग मोनोब्रोमिनेशन जो रिलेटिव रेट होती है वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होती है, लेकिन इसका रेट होता है 1680 टू 1। समझ रहे हो? इसका मतलब 3 डिग्री का जो रेट है वो 1 डिग्री से 1600 टाइम्स है और 2 डिग्री का 1 डिग्री से 82 टाइम्स है। इसीलिए मैं बोला था कि जो आपका ब्रोमिनेशन होता है, मोनोब्रोमिनेशन इज हाईली सेलेक्टिव। इसीलिए बोल रहे थे कि मोनोब्रोमिनेशन इज हाईली सेलेक्टिव। अगर उसको 3 डिग्री दिखेगा तो वो कुछ ना करके 3 डिग्री बहुत ज्यादा परसेंटेज में बना देगा, क्योंकि उसका रेट बहुत ज्यादा है। अराउंड देखो 1 से इसको कंपेयर करेंगे तो 1600 टाइम्स है। ठीक है। उसके बाद एक जो होता है आपका बेंजाइलिक और अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रोमीन, एक कंपाउंड होता है जो कि बेंजाइलिक और अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रोमीन करता है। उस कंपाउंड का नाम होता है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड और इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में एनबीएस। आपको रिएक्शन में एरो के ऊपर एनबीएस लिखा हुआ दिखेगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर आपको लिखा हुआ दिख रहा है एन बी और एस रिएक्शन एरो के ऊपर, इसका सीधा सा मतलब है कि आपको कुछ नहीं करना, बेंजाइलिक और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रोमीन करना है। ये वाला जो हाइड्रोजन होता है बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, इतनी बार बता चुका हूं, और ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ये एलाइलिक हाइड्रोजन है। इनका सब्स्टिट्यूशन करना है ब्रोमीन, इनको हटा के ब्रोमीन लगाना है। ठीक है। ये करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ये दे देता और इसके ऊपर एनबीएस डाल देता, तो मैं सीधे सीधे यहां से CH2Br बना देता, बेंजाइल ब्रोमाइड। ठीक है। तो ये ब्रोमीन स्पेसिफिक ब्रोमो हेलाइड्स बनाने के लिए होता है, एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड।